Bismillahirrahmanirrahim. This is our second lecture as far as Pakistan and the modern world is concerned. As I told you before that this Pakistan and the modern world is a speech delivered by whom? Liaquat Ali Khan. Where did he deliver it? University of Kansas, America. University of Kansas, America. Okay, so there he delivered, and today we are going to begin with page number 44, last para, line number 4. I repeat, page number 44, last para, line number 4. You, with your growing interest in the affairs of the world, are poised in a moment of history when you cannot but carry that voyage forward. तो बोला भाई आप जो है poised means prepared, ready, ठीक है, having self confidence. तो बोला जब आप हैं, आपने भी आज़ादी हासिल की उस टाइम पर, ठीक है, आपके ही लोगों ने, मतलब जो यूरोपियंस थे उन्होंने आपके कंट्री को भी डिस्कवर किया, और जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है हमें भी उस एरिया को भी उन्होंने डिस्कवर किया. एक को किसने किया? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया, और जो इंडिया था उसको किसने किया? वास्को डे गामा ने किया. ठीक है, तो वो कहता है कि आप तो जो थे वो अपने प्रोग्रेस में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहे. ठीक है, अब if I may be permitted to say so that discovery of Asia has not yet been accomplished. बोला भाई आपको तो ये तो आपका कंट्री तो डिस्कवर प्रॉपरली कर लिया गया, और आप अपने मामलात में आगे बढ़ते रहे, आपकी अचीवमेंट्स आगे बढ़ती रही, और उन्होंने कहा कि एशिया को प्रॉपरली अब तक डिस्कवर नहीं किया गया. समझ में आ गई बात? वो जो डिस्कवरी वास्को डे गामा की थी, इसका मतलब ये है जो वास्को डे गामा की डिस्कवरी थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, इनकम्प्लीट है. क्यों? वो आगे बताते हैं. इन स्पीकिंग टू यू टुडे आई ट्रस्ट आई शैल बी ऑफ सम असिस्टेंस टू यू in discovering a part of Asia which I know well and which is very dear to me, and in pointing out some of the links that destiny is forging between your people and ours. तो वो कहते हैं कि भाई अब मैं आपको बताऊंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा ये जानने के लिए कि एक ऐसी भी जगह एशिया में है जो अब तक आप लोगों ने डिस्कवर प्रॉपरली नहीं की. मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, और तब आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो लाजमी सी बात है, अमेरिका की जो स्ट्रगल थी आज़ादी हासिल करने की और फिर आगे डेमोक्रेटिकली ग्रो करने की दुनिया में, और बोला हमारी जो ये आज़ादी हासिल करने और इसकी जो स्ट्रगल है वो आगे ये बातें सारी करेंगे इंशाल्लाह. देखते हैं अभी आपके सामने. तो बोला ये तकरीबन सेम ही है. तो ऐसा लगता है कि जो फ्यूचर है वो आपका और हमारा सेम होगा. हमारी फ्यूचर में बहुत जमेगी, बहुत अच्छी हमारी दोस्ती होगी, क्योंकि आपने भी इंडिपेंडेंस हासिल की मेहनत करके, और फिर आपने भी शुरू में तकलीफ़ें उठाई. वो आगे अब ये बयान करेंगे. तो चलते हैं जी आगे. तो पॉइंटिंग आउट, अच्छा, पाकिस्तान इज़ अ न्यू स्टेट और टू बी मोर एग्जैक्ट अ न्यू डेमोक्रेसी. कहते हैं कि पाकिस्तान अभी न्यू स्टेट है. कौन से ईयर में वो कह रहे हैं ये बात? कौन से ईयर में कह रहे हैं? कौन से ईयर में कह रहे हैं? 1950 में कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका का विज़िट कौन से ईयर में किया था? 1950 में किया था. ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो डेमोक्रेसी है अभी न्यू है, और टू बी मोर एग्जैक्ट अ न्यू डेमोक्रेसी, कि ये अब नई डेमोक्रेसी है. एज अ डेमोक्रेसी इट इज़ नॉट येट 3 years ओल्ड. अभी तो इसके डेमोक्रेसी के 3 साल भी नहीं हुए हमारे. समझ में आ गई? हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेसी है उसके 3 साल भी कंप्लीट नहीं हुए. ठीक है, यानी कि हमारी डेमोक्रेसी तो अभी एक बहुत छोटा बच्चा है. समझ में आ गई? और वो आज तक ऐसा लगता है बच्चा ही है. ठीक है,
डेमोक्रेसी आज तक हमारे कंट्री में कभी फली फूली नहीं, ठीक है। आज तक डेमोक्रेसी का हमें पता ही नहीं कि डेमोक्रेसी होती क्या है, ठीक है। खैर इस पे डीप में नहीं जाऊंगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, यहीं तक ठीक है। एज ए डेमोक्रेसी इट इज़ नॉट येट 3 years old. There was a time in your country where the tradition of civil liberty, freedom and democracy have not taken such firm root. Was a new and young democracy, and the memory of your struggle for independence was yet fresh in the minds of men. तो बोला भाई तुम्हारी जो तो आप भी याद करो, जब आप भी ऐसे नए नए आज़ाद हुए थे, आपके दौर में भी शुरू में आपके यहाँ भी, आपके कंट्री में भी जो डेमोक्रेसी थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो अपने आहिस्ता आहिस्ता कदम जमा रही थी या जमाना चाहती थी जब डेमोक्रेसी। तो बोला इतनी फर्म का मतलब होता है स्ट्रांग या फिक्स्ड, तो उसके जो डेमोक्रेसी के जो रूट्स थे, उनकी जो जड़ें थी इतनी मजबूत नहीं थी जैसे कि आज है। डेफिनेटली was a new and young democracy, and the memory of your struggle for independence was yet fresh in the minds of men. बोला आज भी वो यादें आपके लोगों के दिलो दिमाग में मौजूद हैं कि किस तरह वो जो डेमोक्रेसी थी उनकी वो बहुत ही वीक थी उस टाइम पर। समझ में आ गई बात। और आहिस्ता आहिस्ता उस डेमोक्रेसी ने जड़ें पकड़ी उस कंट्री में। कौन से कंट्री में? अमेरिका में। कौन से कंट्री में? अमेरिका में। ये अमेरिका की बात कर रहे हैं, अभी कंपैरिजन कर रहे हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी और पाकिस्तानी डेमोक्रेसी। अब अमेरिका तो बहुत पहले आज़ाद हो चुका था, तो वो पीछे लेकर जा रहे हैं अमेरिकन्स को कि जब तुम आज़ाद हुए थे तो उस वक्त आपका भी कुछ ऐसा ही हाल था जो इस वक्त हमारा हाल है। तो ये क्या कोरिलेट कर रहे हैं सिचुएशंस को, ठीक है, सिमिलैरिटीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रिलेशंस अच्छे बने। देखें ये तरीका होता है रिलेशंस बनाने का, जब आप कंट्रीज़ के दरमियान रिलेशन बनाना चाहें। इफ़ यू कैन, कहते हैं इफ़ यू कैन इन योर इमेजिनेशन reconstruct those times for a little while, you will in many ways be reading the history of Pakistan and of the first 3 years of its new life. बोला अगर अभी इस वक्त आप अपनी हिस्ट्री को इमेजिन करें और सोचेंगे कैसे अमेरिका आज़ाद हुआ और उसके शुरू के 2-3 साल कैसे गुजरे, अगर आप उसको इमेजिन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं। ऐसे ही आपके साथ भी मसले मसाइल थे, ऐसे ही हमारे साथ भी मसले मसाइल हैं। समझ में आ गई बात। तो वो कहते हैं कि टिल 3 years ago पाकिस्तान वॉज ओनली एन आइडियल एंड अ लॉन्गिंग। तो बोला 3 साल पहले अगर आप सोचें तो पाकिस्तान सिर्फ एक आइडियल, मतलब ये ग्राउंड पर पाकिस्तान नहीं था, मतलब प्रैक्टिकली इस पाकिस्तान को पाकिस्तान का दर्जा नहीं मिला था, सिर्फ आइडियल था, सिर्फ आइडियाज़ में था आपके, ठीक है, ये कंक्रीट नहीं हुआ था ये आइडिया आपका, ठीक है। अब वो कहता है, और वो कहता है कि ये एक ऐसी ख्वाहिश थी जो लगता था कि कभी पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि फिर क्या हुआ, इन साउथ एशिया वेयर प्रेजेंट डे भारत एंड पाकिस्तान वर सिचुएटेड एंड वेयर द ब्रिटिश हेल्ड वेज। बोला भाई कि आज जहाँ पर भारत मौजूद है, प्रेजेंट है, भारत एंड पाकिस्तान वर सिचुएटेड, कि जहाँ पर पाकिस्तान और भारत मौजूद हैं या थे, वर सिचुएटेड एंड वेयर द ब्रिटिश हेल्ड वे। ये हेल्ड वे को आप ज़रा चेंज कर दें, ये हेल्ड स्वे होगा, ये एग्जैक्ट वर्ड इसका हेल्ड स्वे। ये बुक में थोड़ी गलती है, इसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि जब मैंने इसको काफ़ी फाइंड किया डिफरेंट डिक्शनरीज से, सो आई फाउंड दैट द करेक्ट वर्ड इज़ हेल्ड स्वे। सो हेल्ड स्वे मीन्स क्या, हैड पावर और अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। जब आपका कहीं पर बहुत ज़्यादा पावर हो या इन्फ्लुएंस हो, तो इट मीन्स यू होल्ड स्वे। होल्ड स्वे से उसका सेकंड फॉर्म क्या मतलब बना, हेल्ड स्वे, ठीक है। देयर लिव्ड 100 million मुस्लिम्स
who for centuries had made this part of the world their homeland. There lived 100 million Muslims. कितने million Muslims? 100 million Muslims who for centuries had made this part of the world their homeland. जो के कई सालों से, कई सदियों से वहाँ पर रह रहे हैं. कहाँ पर रह रहे थे? कहाँ पर रह रहे थे? इंडिया में. भाई पाकिस्तान तो बाद में आज़ाद हुआ है ना, उससे पहले पता नहीं कितने अरसे से ही मुस्लिम्स वहाँ पर रह रहे थे. तो ये बता रहे हैं अब ये पाकिस्तान की हिस्ट्री बता रहे हैं. ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों बनाना पड़ा, पाकिस्तान क्यों बना, पाकिस्तान क्यों वजूद में आया. ये अभी आप सबको पता चलेगा कि पाकिस्तान क्यों वजूद में आया, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इस स्पीच में. ज़रा गौर से सुनिएगा. वो कहते हैं दे लिव्ड साइड बाई साइड विथ 300 मिलियन अदर्स, mostly Hindus who had come to this continent in an earlier era. तो बोला वो मोस्टली जो 300 मिलियन जो मुस्लिम्स थे, सॉरी हिंदूज़ जो थे, तो 300 मिलियन हिंदूज़ के साथ वो 100 मिलियन मुस्लिम्स बोला साथ साथ ही रहा करते थे. ठीक है. अब क्या हुआ कि सिर्फ फ़र्क ये था कि जो हिंदूज़ थे वो कहते हैं कि वो इस दुनिया में या इस जगह पर पहले मुस्लिम से पहले ही आ गए थे. ये उनका कहना है. ठीक है. आगे चलते हैं. एज द डे ऑफ फ्रीडम फॉर दीज 400 मिलियन पीपल ड्रू नियर as the day of freedom for these 400 million people drew near, means came near, it became increasingly obvious that at the end of the British rule, the 100 million Muslims would have to live their new life as a perpetual means lasting forever, perpetual political minority. So what happened, that here it is very clear that if they got, suppose Muslims got from the freedom from the British just, and not from the Hindus of Bharat, as he is saying, as he has mentioned in his speech. So it would be just what that you have chosen to stay like a minority or minority forever. कैसे समझाता हूँ. अगर आप यहाँ से ब्रिटिश चले जाते, इंडिया एक रहता, पाकिस्तान नहीं बनता. पहला रीज़न वो बड़ा स्ट्रांग आपको दे रहे हैं. तो क्या होता कि मुस्लिम सारी ज़िंदगी के लिए क्या रहते? माइनॉरिटी रहते. क्या रहते? मेजॉरिटी नहीं रहते. मेजॉरिटी होती नहीं. अब डेमोक्रेसी में किस चीज़ की अहमियत है? मेजॉरिटी. डेमोक्रेसी में क्या है? मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी. क्या है डेमोक्रेसी? मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी. समझ में आ गई बात? दिस इज़ डेमोक्रेसी. ठीक है. अब अगर डेमोक्रेसी किसी कंट्री में कायम होती है तो वहाँ पर, जैसे इंडिया में भी है, जैसे पाकिस्तान में भी है, जैसे अमेरिका में भी है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या ये है कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रॉन्ग है, अमेरिकन डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है. हमारी डेमोक्रेसी को अब तक स्ट्रॉन्ग कभी हुई नहीं. अभी देखें कब स्ट्रॉन्ग होती है, इंतज़ार कर रहे हैं सब इसका. ठीक है. तो अगर डेमोक्रेटिक कंट्री होता, आज अगर आप इंडिया के साथ होते तो क्या होता? अक्सर जो सेंटर में हुकूमत बनती वो किसकी बनती? हिंदूज़ की बनती. समझ में आ गई बात? मुस्लिम्स हमेशा माइनॉरिटी में रहते. आज भी जो वहाँ मुस्लिम्स रहते हैं वो माइनॉरिटी में रहते हैं. समझ में आ गई? मेजॉरिटी तो हो ही नहीं सकती उनकी कभी. ठीक है. तो वो कहते हैं कि इससे ये एक रीज़न था जिसकी वजह से पाकिस्तान को बनना ज़रूरी था. अब ये एक पॉइंट आ गया. अब आगे ऐसे ही हम आगे चलते रहेंगे. फिर कहते हैं कि it became increasingly obvious that at the end of the British rule, the 100 million Muslims would have to live their new life as a perpetual political minority. Long experience and the history of several centuries had taught them that under a dominating majority of 3-1, freedom from British rule would mean to Muslims not freedom but merely a change of masters. तो बोला अगर फ्रीडम ब्रिटिश से हमें मिल भी जाती और हम पाकिस्तान नहीं बनाते
तो सिर्फ ये चेंज ऐसे ही होती कि जैसे हमारे जो मास्टर्स हैं यानी मालिक हैं हमारे, ये चेंज हो गए हैं। सही है, पहले हमारा मालिक कौन था? ब्रिटिश था। फिर हमारा जो मालिक है वो कौन हो जाएगा? हिंदूज हो जाएंगे। पहले अंग्रेज थे मालिक हमारे, फिर हमारे मालिक कौन हो जाते? हिंदूज हो जाते। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये चेंज आता और कुछ भी नहीं होता, हमें कोई फ़ायदा नहीं होता अगर हम पाकिस्तान नहीं बनाते। फिर वो कहते हैं आगे, गौर से सुनिएगा, It was not merely a question of religious differences as that phrase is generally understood। बोला भाई सब यही समझते हैं कि सिर्फ हमारे दरमियान रिलीजियस डिफरेंसेस थे। बोला सिर्फ रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं थे, आप सब तो ये कहते हैं ना कि रिलीजियस डिफरेंसेस थे, वो बोलते हैं कि सिर्फ रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं थे, यानी रिलीजियस डिफरेंसेस भी थे बट इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे। देखिए डेमोग्राफिक चेंज है, अगर आपने पाकिस्तान बना लिया तो डेमोग्राफिक चेंज आपका हुआ, आपका नंबर बढ़ गया, आप माइनॉरिटी से किस में कन्वर्ट हो गए? मेजॉरिटीज़ में। समझ में आ गई बात? तो ये फ़ायदा था वो कह रहे हैं। ठीक है, अब सिर्फ रिलीजियस मामला नहीं था, अब आगे वो और भी बताते हैं। इट वॉज नॉट मेयरली दैट वेयर एज द मुस्लिम्स वर मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट मीन्स अ बिलीवर इन ओनली वन गॉड। द हिंदूज वर polytheist means believer in many gods। जो बहुत सारे खुदाओं की पूजा करते हैं उनको क्या कहते हैं? पॉलीथीस्ट। और जो वन गॉड की पूजा करते हैं या वन गॉड को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, सो व्हाट इज़ दैट इज़ कॉल्ड मोनोथीस्ट। तो मोनोथीस्ट उनको कहते हैं। जो मुस्लिम्स क्या हैं, हम सारे के सारे जो मुस्लिम्स हैं वो क्या हैं? मोनोथीस्ट हैं। समझ में आ गई बात? So the Hindus were polytheists, or that the Muslim believed in the Prophet of Arabia and in Christ and the prophets of Old Testament, whereas the Hindus did not। फिर वो रिलेशन बढ़ाने के लिए, अब अमेरिका तो क्रिश्चियन, ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी है वहाँ पे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे वो कैसा अच्छा कनेक्शन उन्होंने बनाया कि भाई फ़र्क ये भी था कि जो हम मुस्लिम्स हैं, हम हॉली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को मानते हैं और हम क्राइस्ट को भी मानते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, और हम जितने भी पिछले पैगंबर गुजरे हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट्स यानी पुरानी किताबों में जो जिनका जिक्र है, हम सबको मानते हैं, क्योंकि हमें हुक्म है सबको मानने का, हमें सब पर ईमान लेकर आना है। और ये हम मानते हैं कि आखिरी पैगंबर हुजूर आज आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम सबको मानते हैं और हमारे जो आखिरी प्रॉफिट हैं वो हॉली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम है। पर बोला जो हिंदूज़ हैं वो किसी को इनमें से नहीं मानते। तो यहाँ पे एक पॉइंट वो लेकर आ गए। ठीक है, द डिफरेंसेस वर इवन मोर परवेसिव। परवेसिव मीन्स पेनिट्रेटिंग और अफेक्टिंग एवरीथिंग, यानी बहुत ही गहरे डिफरेंसेस थे। कैसे कैसे? देन दिस एंड क्रिएटेड अ मैल एडजस्टमेंट। अब बोलते हैं कि इन डिफरेंसेस ने क्या क्रिएट किया? ये साथ रहने ने क्या क्रिएट किया? मैल एडजस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने वर्ड यूज़ किया है, मैल एडजस्टमेंट। एंड इसका मतलब होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग अनएबल टू अडेप्ट प्रॉपरली टू योर एनवायरनमेंट विथ रिजल्टिंग इमोशनल इंस्टेबिलिटी। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इमोशनल इंस्टेबिलिटी कैसे हो सकती है? अभी कुछ जैसे फीमेल्स होती हैं, दे डोंट लाइक टू गो इन मेल्स, ठीक है, पर अगर उन्हें जाना पड़ता है तो फिर क्या होगा कि वो मेल एडजस्टमेंट फील करेंगी। समझ में आ गई? उनका स्टेटस ये होगा क्योंकि इमोशनली इट हर्ट्स देम बट इट्स देयर कंपल्शन टू डू इट। सो ऐसे ही मुस्लिम्स और हिंदूज़ के साथ रहने में भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इमोशनली हर्ट करती थी मुस्लिम्स को, बट मजबूरी थी तो वो साथ रह रहे थे। तो वो इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, उस सेंस में इस मैल एडजस्टमेंट को यूज़ किया गया है। ठीक है, लाजमी सी बात है कि यहाँ पर तो कुछ जगहों पर तो ऐसा नहीं था, पर बहुत सारी जगहों पर आप देखते होंगे कि वो मुस्लिम्स के साथ उनके गिलास में पानी भी पीना पसंद नहीं करते थे। जो स्टाउंच मतलब बहुत ज़्यादा जो हिंदूज़ थे, जो बहुत ज़्यादा अपने अकीदे को मानते थे, ऐसे ही मुस्लिम्स भी
नहीं पसंद करते, कुछ ऐसा भी मामला है। कुछ जगहों पर ऐसा नहीं भी था, कुछ जगहों पर इन मामलात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। बट अगेन ये खाने पीने के अलावा और मामलात में प्रॉब्लम्स आ जाती थी। जैसे अगर मुस्लिम्स पर्दा करते थे, ख़वातीन पर्दा करती थी, तो किसी घर में पर्दा नहीं है तो अगर वो उस घर में उसकी सहेली है तो वो जाएगी तो उसको प्रॉब्लम, मैल ऐसे बहुत सारे मतलब आपकी सोशल लाइफ के ये रीज़न्स निकल सकते हैं इसमें कि मैं इसको निकाल दूं। तो उन्होंने एक ही वर्ड इसके लिए यूज़ कर दिया, क्या? मैल। ठीक है। नाउ दिस इज़ व्हाट के कहते हैं कि बिटवीन द टू पीपल्स इन ऑलमोस्ट, टू पीपल्स मीन्स टू नेशंस, लाइक कौन कौन सी नेशंस? हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। इन ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन ऑफ देयर डेली लाइफ्स, के ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन, उनकी डेली लाइफ की हर सिचुएशन में ये मैल एडजस्टमेंट थी। ठीक है। द हिंदूज़ बिलीव्ड इन अ कास्ट सिस्टम। अब फिर वो दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, जो हिंदूज़ थे वो किस सिस्टम में बिलीव करते थे? कास्ट सिस्टम में। ठीक है। अब which made it a sin for those at the top of the hierarchy to eat with the so-called lower human beings, or in some cases even to touch them। तो बोला भाई ये जो वो कास्ट सिस्टम पे बिलीव करते थे, तो जो ऊंची कास्ट के हायरार्की में जो टॉप पर कास्ट थी, तो जैसे ब्राह्मण्स थे, ठीक है, और दे डिडंट लाइक टू ईट एंड सिट एंड इवन टॉक विद शूदर्स। ठीक है, जो निचली कास्ट के लोग थे। ठीक है। तो बोला बाबा इनमें ये कास्ट सिस्टम है, और वो कहता है कि द मुस्लिम्स believed in the equality of all men regarding even priesthood as unnecessary and a negation of the bond which exists between God and each of his creatures। बोला मुस्लिम्स में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, इस्लाम ऐसे भेदभाव की बात नहीं करता, इस्लाम में कहीं नहीं है। तो वो कहता है कि कोई एक ख़ास बंदा ही अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक़ होगा। इस्लाम कहता है कि हर एक इंसान, हर एक मुसलमान, हर एक मोमिन, हर एक जो भी क्रिएशन है वो अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक़ हो सकता है। समझ में आ गई बात? अब किसका कितना ताल्लुक़ है और किसका कितना नहीं है, ये अल्लाह ताला जो कहते हैं कि अल्लाह ताला के लिए भी सब कुछ, अल्लाह एक ही नज़र से देखते हैं सबको, अल्लाह के लिए सब बराबर हैं। बट अगर कोई टॉप पर है तो वो किसकी बुनियाद पर है? तकवा की बुनियाद पर। समझ में आ गई बात? किसकी बुनियाद पर? तकवा की बुनियाद पर। आप तकवा की बुनियाद पर अल्लाह के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो सकते हैं, इसका ये मतलब है। अब तकवा को मैं फिर कभी एक्सप्लेन करूँगा, ये बहुत लेक्चर लंबा हो जाएगा। अभी हम इस पर फोकस करते हैं। देयर इकोनॉमिक आउटलुक्स वर ऑल्सो वेरी डिफरेंट। अब उनकी जो इकोनॉमिक लाइफ थी वो भी डिफरेंट थी, किसकी? हिंदूज़ की और मुस्लिम्स की। क्यों? द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन द राइट ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप फॉर एवरीवन, वेदर मैन और वुमेन। अब मैन और वुमेन बराबर है तकरीबन, मतलब वो हर एक के बारे में इस्लाम ने हर एक की बात करता है इस्लाम। इवन क्या? एंड हैड, अच्छा जी, वेदर मैन और वुमेन, एंड हैड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस which unlike those of the Hindus were designed to promote the distribution of wealth and discourage vast unearned accumulations। ठीक है, ऊपर से गुजर गया, समझाता हूँ, गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि इस्लाम ने इनहेरिटेंस के भी लॉ है। इनहेरिटेंस क्या है? अगर बाप मर गया, इस दुनिया से चला गया, तो बेटे का भी हिस्सा है और बेटी का भी हिस्सा है, हर एक के हिस्से मुतय्यन किए हुए इस्लाम ने। समझ में आ गई बात? अब ये कोई ना दे तो वो उसका प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका जवाब अल्लाह को उसी ने देना है बाद में, ठीक है। और बीवी के हुकूक अलग हैं, माँ बाप के हुकूक अलग हैं, बेटी के हुकूक अलग हैं, हर एक के हुकूक डिफ़ाइन कर दिए गए। समझ में आ गई बात? अब कोई उस हुकूक को ना माने, उन पर ना चले, ये उसका पर्सनल मैटर है, ये इस्लाम का मैटर नहीं है। इस्लाम और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बता दिया गया है। जो उस पर चलेगा इस्लाम पर, वो आगे बढ़ेगा और वही अल्लाह तक पहुंचेगा, ठीक है। ये इसमें याद रखिएगा इसको। आगे कहते हैं, और दूसरा जो प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि वेल्थ एक्यूमुलेशन, अनअर्नड एक्यूमुलेशन। अनअर्नड का मतलब होता है पर्सनल इनकम
दैट यू डिड नॉट अर्न, यानी कि इंटरेस्ट और डिविडेंड और रेंट इनकम, यानी कि सूद जिसको आप कह सकते हैं, यानी कि आपने खुद मेहनत करके वो नहीं कमाया, आपने इन्वेस्ट, आपने पैसे दिए किसी को और उसके बदले में उसका इंटरेस्ट लिया, ठीक है, आपने और दूसरे ज़राए से उसको कमाया, तो उसको कहता है कि इस्लाम में वो जायज़ नहीं है। फिर ये कहते हैं बट सिंस द हिंदूज वर मच लार्जर इन नंबर द मुस्लिम्स फियर्ड दैट अंडर देयर डोमिनेशन द कल्चर ऑफ द मुस्लिम्स would suffer a great setback and would perhaps be totally eclipsed। बोला भाई कि एक मसला ये भी था कि मेजॉरिटी में थे हिंदूज़, तो मुस्लिम्स ने ये समझा कि अगर हमने अभी अलग कंट्री नहीं बनाया तो आगे जाकर हमारा जितना जो कल्चर है हमारा, वो कल्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा, वो इक्लिप्स्ड हो जाएगा, उसको कवर अप कर लेगा कौन सा कल्चर, हिंदू कल्चर, और हमारी कोई पहचान नहीं रहेगी, ठीक है। बट सिंस, अच्छा ये हो गया, हाँ, फर्दर मोर इन अ कंट्री विच was on the whole backward, the Muslims economically and industrially were even more backward. It seemed certain to them that as an unalterable and perpetual minority their economic position would grow even worse। तो बोला भाई जिस कंट्री में हम रहते थे इंडिया में, वहाँ पहले ही मुसलमानों की जो इकनॉमी हालत थी तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा अबतर थी, और बोला अगर हम आज़ादी हासिल ना करते, अगर हम दूसरा कंट्री ना बनाते तो हमारी हालत इकोनॉमिकली और भी ज़्यादा अबतर हो जाती, तो मुसलमान फिर कभी तरक्की नहीं कर सकते थे। समझ में आ गई बात, वो हमेशा अबतर हालत में ही रहते और इकोनॉमिकली बुरी हालत में ही रहते। फिर वो कहते हैं इट वॉज फॉर दीज रीजन्स दैट दे आस्क्ड फॉर अ कंट्री ऑफ देयर ओन। बोला भाई ये सारे रीजन्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तानियों ने या मुसलमानों ने चाहा कि उनका अपना एक कंट्री, उनका अपना एक मुल्क हो। समझ में आ गई बात, कौन कौन से रीजन्स थे ज़रा जल्दी से बता दें। कास्ट सिस्टम था हिंदूज़ में, मुस्लिम जिसको नहीं मानते थे, कल्चर, डेफिनेटली कल्चर को वो अपने नुकसान नहीं चाहते थे मुस्लिम्स के, उनका कल्चर बिल्कुल ही सफ़ाई हस्ती से ख़त्म हो जाए और उनके कल्चर को कवर अप कर ले हिंदू कल्चर, ठीक है। और बताएं मुस्लिम्स का अगर इंडिया के साथ रहते तो माइनॉरिटी में रहते सारी ज़िंदगी, अगर अपना कंट्री बन जाता तो अब हम जैसे मेजॉरिटी में हैं, हमारी एक पहचान है, हमारी एक शनाख्त है, तो वहाँ पर हमारी शनाख्त इंडिया में नहीं होती, हमारी वो शनाख्त हम खो देते, ठीक है। तो ये वो मोटी मोटी और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो उन्होंने कही, तो और भी बहुत सारी बातें हैं। तो वो कहते हैं कि इस वजह से हमने पाकिस्तान हासिल किया और लोगों ने मेहनत की ताकि पाकिस्तान हासिल कर सकें। अब आगे क्या है, it was for these reasons, ये हो गया, the demand was not too unreasonable as it was made out to be। अच्छा, made out to be means to categorize something in a certain way, often one that is not accurate। कि वो जो डिमांड पाकिस्तान की थी, जब पाकिस्तान की डिमांड की गई तो उसको डिनाई किया गया, उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, उसको ये कहा गया कि ये सही डिमांड नहीं है, उस वक्त ये कहा गया। तो बोला जिन लोगों ने उस वक्त ये कहा तो उन्हें ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे फैक्ट्स जो मैं बयान कर रहा हूँ देखने चाहिए कि पाकिस्तान को हासिल करना हमारी मजबूरी थी, हमारी एग्जिस्टेंस ही पाकिस्तान से है, नहीं तो हमारी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाती, ठीक है। तो वो कहते हैं कि उस वक्त जिन लोगों ने एतराज़ किया तो वो एतराज़ सही नहीं था। बाय सम पीपल एट द टाइम साउथ एशिया वॉज वास्ट इनफ। अब ये कहते हैं कि साउथ एशिया वॉज वास्ट इनफ फॉर टू लार्ज कंट्रीज़, द मुस्लिम्स वर न्यूमरस मीन्स ग्रेट इन नंबर, और इसको आप मैनी भी बोल सकते हैं, न्यूमरस मीन्स मैनी, इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट
अ नेशन बिगर दैन मोस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। बोला एक तो पूरे का पूरा ये जो एरिया था साउथ एशिया, ये इतना बड़ा था कि इसमें 2 कंट्रीज़ आराम से बन सकते थे। और दूसरा, मुस्लिम्स की इतनी मेजॉरिटी थी कि दुनिया में कई ममालिक से वो उसकी में जो आबादी थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि हम बिल्कुल ही आबादी दूसरे कंट्रीज़ से अगर मुकाबला करते तो हमारी आबादी कम होती। तो बोला ये 2 रीज़न्स उन्होंने बता दिए कि ये भी मौजूद था सारा से क्या सारा ग्राउंड पे, वो कहते हैं लार्ज इनफ एरियाज़ वेयर दे वर इन अ मेजॉरिटी। अच्छा, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ थे साउथ एशिया में जहाँ पर, मैं पढ़ देता हूँ इसको, enough to constitute a nation bigger than most nations in the world, and in South Asia there were large enough areas where they were in a majority, कि जहाँ पर वो मुस्लिम्स जो थे वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में थे। कहाँ पर, जैसे कि आप ये जो सूबे हैं आपके सामने, सिंध में, ठीक है, बलूचिस्तान में, पंजाब में। अच्छा, पंजाब में क्या था, पंजाब में सिख भी थे उस वक्त। ये जो पंजाब आज जो हमें मिला है वो सिखों और मुस्लिम्स का मुश्तरका था उस टाइम पे। ये तो फिर बाद में डिवीज़न के बाद हमें ये मिला, ठीक है। और फिर ये KPK, ठीक है। और असल इशू ही पंजाब और बंगाल का था, और आसाम आई थिंक। ये 3 जगह ऐसी थी क्योंकि इनकी, और स्पेशली जो मेनली जो था वो पंजाब, जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते थे और हुए बाद में, आपने देखा जब वो, क्योंकि